प्रिय दर्शक साथियों नमस्कार। दूरदर्शन समाचार एकांश के इस नवीन संस्करण में आपका मैं प्रभात मिश्र हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपको पता ही है कि ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता कितनी ज़्यादा है और आज जब ऊर्जा संरक्षण दिवस है तो हम इस विषय पर आपके समक्ष बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा करने आए हैं। और इस चर्चा में मुख्य भागीदारी जो है हमारे खास मेहमान श्री आलोक कटियार जी की रहेगी। उनके मार्गदर्शन में आज हम ये समझेंगे कि ऊर्जा संरक्षण आखिर होता क्या है, अक्षय ऊर्जा जिसे रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, उन सभी विषयों पर आज हम बात करेंगे। आलोक कटियार जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जैसा कि हम सभी आज ऊर्जा संरक्षण दिवस को मना रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे, इस पे बहुत सारी बातें भी होंगी। हम आपके माध्यम से ये समझना चाहेंगे कि ऊर्जा संरक्षण जिसे हम अक्षय ऊर्जा से भी जोड़ते हैं, अक्षय ऊर्जा में हम पवन ऊर्जा से जोड़ते हैं, सौर ऊर्जा से जोड़ते हैं, पन बिजली से भी जोड़ते हैं, हाइड्रो पावर की भी बात होती है, जियोथर्मल पावर की बात होती है, जियोथर्मल एनर्जी की बात होती है। आपके दृष्टिकोण से हम अक्षय ऊर्जा को कैसे समझना चाहेंगे? आज जबकि पर्यावरण की क्षति कई प्रकार से हो रही है, उसमें जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसकी भागीदारी सबसे अधिक है जी। तो इस समय अक्षय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय है, मुद्दा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में। अक्षय ऊर्जा के कई प्रकार हैं, जिसमें से कि सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण है। जी। देखिए, सूर्य जो है वो सभी ऊर्जा का अल्टीमेट सोर्स है, स्रोत है। सारी एनर्जी चाहे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सन के ऊपर ही आधारित है। बिल्कुल। इसके बाद आती है जल विद्युत, पवन विद्युत। जी। अभी आपने अच्छा नाम लिया कि जो हमारे जियोथर्मल है जी। और बायोमास है। तो इस तरह की और भी एनर्जीज हैं जो कि पर्यावरण के ऊपर कम से कम दुष्प्रभाव डालती हैं या बिल्कुल भी नहीं डालती हैं। उनमें से सौर ऊर्जा सबसे आगे है। और सौर ऊर्जा की टोटल जो हमारी उत्पादन है वो सबसे अधिक होती है। क्षमता तो अनलिमिटेड है जी। आप जितना चाहे, हर एक दूसरी ऊर्जा स्रोतों की एक क्षमता है जी। लेकिन सौर ऊर्जा की क्षमता असीमित है, अपरिमित है। बिल्कुल। और प्रदूषण से मुक्त भी है। प्रदूषण से मुक्त भी है। तो आलोक जी, जब हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो एक प्रश्न ये भी आता है जहन में कि जब हम अभी देख रहे हैं कि पूरी जो दुनिया है वो ईंधन के महंगाई से जूझ रही है, रूस यूक्रेन युद्ध अपने चरम पे है, उसके जो परिणाम है हम सब कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं। विशेषकर जीवाश्म ईंधन की जब हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स की बात करते हैं, तो ऐसे समय में जब ईंधन महंगे हो रहे हैं और हम सस्ते ईंधन की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं, जो हमें सस्ते दर पे भी उपलब्ध हो, साथ ही साथ उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना हो, तब ऐसे समय में सौर ऊर्जा को लेकर के बहुत सारे ऐसे विज़न, बहुत सारे ऐसे रोड मैप आप लोगों ने बनाए होंगे। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप क्या मानते हैं, सोलर का जो उपयोग है, हम सोलर एनर्जी का जो उपयोग है सौर ऊर्जा का, कितना कर पा रहे हैं? देखिए, टोटल हमारी जो क्षमता है इस समय वो लगभग 13,000 मेगावाट से ज़्यादा है जी। और उसमें जो अक्षय ऊर्जा का है वो लगभग 1400 मेगावाट है जी जी। जो तकरीबन 10% से अधिक आता है जी। तो ऐसे समय में इसमें जो सौर ऊर्जा की भागीदारी है वो 66% है इस टोटल इसमें, जबकि टोटल अक्षय ऊर्जा की मैं बात कर रहा हूँ। और चूँकि हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसका तकरीबन 20 से 25% सोलर एनर्जी के पर आधारित होना चाहिए, तब हम अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के या उनके जो पैमाने हैं उन पे उस पर हम आ पाएंगे। सौर ऊर्जा के साथ अभी कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी हुई हैं जो कि हम उस वांछित प्रगति नहीं ला पा रहे हैं जी। उनमें से एक है कीमत की अधिक होना जी। चूँकि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जीज़ हैं उनमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक होता है जी जी। लेकिन उसके साथ ही रिकरिंग कॉस्ट प्रायः बहुत कम होती है या शून्य होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है जी जी। लेकिन
अभी हम कॉस्ट को, जो इनिशियल कॉस्ट है उसको कम नहीं कर पाए हैं, तो इस ओर रिसर्च और इनोवेशन की बहुत अधिक आवश्यकता है। वैसे ये रिसर्च और जो इनोवेशन की जो आपने बात बताई, अभी मैं एक संदर्भ पढ़ रहा था कि जो अभी जो पूरा जो विश्व है उसका लगभग जो भी कुल उत्पादन है बिजली का, उसमें अभी 10% जो है उसका 10% हिस्सा जो है इससे आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से आ रहा है। और बहुत सारे जो देश हैं उसमें मैं ये पढ़ रहा था कि जैसे कोस्टा रिका की बात हो रही थी, आइसलैंड की बात हो रही थी, बहुत हद तक नॉर्वे और ऐसे बहुत सारे देश हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी बात आ रही थी। ये लोग अपने यहाँ एक रोड मैप पे काम कर रहे हैं और अपने देश को एक तरह से ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ओर अग्रसर हैं। हम जब अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, और जब छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो देखने में आता है कि यहाँ पे ताप विद्युत केंद्र बहुत ज़्यादा हैं जिससे प्रदूषण होता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ वो अपार संभावनाएं हैं जिससे हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकते हैं और हम अपनी उत्पादन लागत को भी कम करें और लोगों को सस्ते दर पे बिजली भी उपलब्ध करा सकें? छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखिए, पवन ऊर्जा यहाँ नहीं हो सकती है जी, तकनीकी कारणों से, और जल विद्युत जो है वो भी तकनीकी कारणों से बहुत ज़्यादा नहीं लहराया जा सकता है। अभी योगदान सिर्फ 12% का है। जी जी। बायोमास और सोलर एनर्जी बचती है, तो सोलर एनर्जी में जैसे मैं पहले कह चुका हूँ अपार संभावना है। सोलर जो छत्तीसगढ़ की जियोग्राफिकल लोकेशन है वो इस प्रकार की है कि यहाँ हम पूरे साल भर सोलर एनर्जी को लिया जा सकता है। और यहाँ का जो टेम्परेचर है, जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पे छत्तीसगढ़ है, वहाँ सोलर का हार्नेसिंग बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, पूरी इफ़िशियंसी के साथ की जा सकती है। अभी जो हमारे जो पैनल होते हैं, जो आपको मॉड्यूल कहते हैं, वो लगभग 18 से 20% इफ़िशियंसी पे काम करते हैं, जिसको कि 24% तक ले जाया जा सकता है तकनीकी अपग्रेडेशन के द्वारा। जी। तो इसकी संभावनाएं छत्तीसगढ़ में बहुत हैं, अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ सन जो है वो सर्दियों में भी, जो जबकि जनरली बाकी और नॉर्दर्न स्टेट्स में नहीं, सूर्य का प्रकाश प्रभावित होता है। तो उस मामले में छत्तीसगढ़ एक अच्छे स्थिति में है। तो इस अच्छी स्थिति को आप अपने दायित्व से, तो जहाँ तक हम लोग देख ही रहे हैं कि आप बहुत बढ़ा रहे हैं, और एक विजन के साथ जब आप लोग बढ़ रहे हैं क्रीड़ा के माध्यम से, तब एक बात आती है कि जो उसकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो हितग्राही हैं, हितग्राहियों तक एक तकनीक जब पहुंचती है तो कई बार ऐसा समझ में आता है कि वो हितग्राही, उसे कुछ अपना स्पेंड करना पड़ता है, कुछ खर्च करने पड़ते हैं। तकनीक की जब बात आती है तो तकनीक को भी लोग ये मानते हैं कि बड़ी महंगी तकनीक है, हम इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसे समय में सोलर एनर्जी जो है किस प्रकार से उन समुदाय तक जहाँ उसकी आवश्यकता है कैसे पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ जो है वो जो हमारा पारंपरिक स्रोत है ताप विद्युत जो है, थर्मल पावर, उस एनर्जी सरप्लस स्टेट है जी। और यहाँ पारंपरिक रूप से बहुत अधिक ताप विद्युत पे ही निर्भरता रही है, 90% तक। बिल्कुल। तो ये एक सस्ता माध्यम रहा है बिजली का। और कमोबेश देश में भी जो बिजली है, एनर्जी है, वो फ्री में देने की या हाफ कर देने की परंपरा रही है। बिल्कुल। तो इसके चलते जो है ताप विद्युत पे फोकस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब आता है सोलर एनर्जी, चूंकि हमारी मजबूरी है इसलिए हमें सोलर करना है। जी। पर्यावरण की जो चिंता जो है, उसके चलते ये सब हो रहा है। बिल्कुल। नहीं तो कोई भी सोलर एनर्जी का जो है वो चलता रहता जैसे चल रहा है। अब हमारी प्राथमिकता हो गई है। इस सोलर एनर्जी को, जो कि पहले बड़े बड़े आदमियों का शौक हुआ करती थी, मैं उसको शौक कहूँगा, जी, कि वो अपने रूफ टॉप पे लगाया करते थे और वो कहते थे कि हम सोलर एनर्जी से हमारे यहाँ हमारा घर चल रहा है, रोशन हो रहा है। अब चूंकि ये ज़रूरत है तो हम उसको गांव तक ले जा रहे हैं, और गांव के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गांव में बिजली एक तो बहुत पूरे 24 आवर्स सप्लाई नहीं होती है, और एक बार यदि वो ख़राब हो जाती है तो उसको बनाने में बहुत समय लगता है। वहाँ जंगल है, रास्ते ठीक नहीं होते हैं, पहुँचने में समय लगता है, तो 2-2, 3-3 दिन गांव में बिजली नहीं रहती। ऐसी स्थिति में सोलर यदि आती है तो एक तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी, मेंटेनेंस वाली। दूसरा, उनको एक सस्ता और सरल
बिजली का स्रोत होगा। बहुत सरल बिजली का स्रोत है वो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि तार जा रहे हैं पूरा पीडीएन कर रहे हैं आप, वो सब ना होते हुए बहुत ही सिंपल ढंग से बिजली आपके घर में पहुंचती है। अब वो किस तरह आप पहुंचाते हैं, कितना पैसा आप उसमें खर्च करते हैं इस काम के लिए, ये डिपेंड करता है नीति से। आपकी नीतियाँ क्या है, सरकार की नीति क्या है, केंद्र की सरकार की नीति क्या है, राज्य सरकार की नीति क्या है, तभी हम हितग्राही तक पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ ने इस दिशा में काफ़ी काम किया है। छत्तीसगढ़ की यदि आप कोर कॉम्पिटेंस कहें अक्षय ऊर्जा में, तो जो इरिगेशन है, जो कि छोटे छोटे किसानों में होते हैं, लघु और सीमांत कृषक हैं, तो हमारी भागीदारी 17% है टोटल इरिगेशन में। 1,20,000 पंप हम लोगों ने स्थापित किए हैं, जबकि कुल पंप यहाँ लगभग 4.5 लाख हैं। बिजली के 3,20,000 पंप हैं, डीजल पंप है लगभग 1 लाख, और 1,20,000 हमारे हैं जी। बहुत अच्छा। और लगभग हम लोग 1.5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया में सिंचाई कर रहे हैं। तो हमारा, और ये सारी सिंचाई छोटे किसान कर रहे हैं जी, लघु और सीमांत कृषक कर रहे हैं जी, जिनके छोटे छोटे 1-1, 2-2 एकड़ के 5 एकड़ के रकबे हैं। तो एक उतने एरिया को हमने कम से कम सेफ कर दिया और एश्योर्ड बिजली की सप्लाई हो रही है। इसी तरह पीने का पानी है। पीने का पानी हम लोग जल जीवन मिशन की तरह के योजना के अंतर्गत जो है 1,500 लगभग, अभी हम लोगों ने 4,000 से अधिक पंप लगाए हैं, जो कि 3,000 गांव हैं। तो टोटल हमारी भागीदारी लगभग 20% है, जिसमें 100% हाउस होल्ड में नल के द्वारा पानी दिया गया है सोलर पंप के माध्यम से। ये हमारी कोर कॉम्पिटेंस है। इसके अलावा हम रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन में लगभग 4.7% हम 100% बिजली की सप्लाई सोलर के द्वारा कर रहे हैं, जो कि लगभग 1,35,000 हाउस होल्ड्स हैं। 920 गांव आते हैं, पूरे के पूरे 100% बिजली की सप्लाई सोलर से हो रही है। ये सब ग्रामीण परिदृश्य में है। इसके अलावा हाई मास्ट है, कोल्ड स्टोरेजेस हैं और स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो भी सौर ऊर्जा से, वो सब सौर ऊर्जा से हम चला रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 2,000 गांव में 3 से 3,500 हाई मास्ट लगाई हुई, उनके चौक चौराहों पे, स्कूल में, सामुदायिक भवन में, जिससे कि उनको रात को एश्योर्ड बिजली की सप्लाई हो सके। ये जो सौर ऊर्जा से जो ये संचालित हो रहे हैं, ये जो आपने बताया जितने भी उपागम हैं, इसमें एक महत्वपूर्ण एक पहलू जो है, वो हमारे दर्शक भी जब इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जानना चाहेंगे आलोक जी आपसे, कि जब बात आती है खपत की, फिर बात आती है उत्पादन की, तो एक विशिष्ट जो पहलू है वो एक संरक्षण का बन जाता है जी। और आज ऊर्जा संरक्षण दिवस है जी। तो आप संरक्षण के बतौर और संरक्षण को किस ढंग से आप चाहते हैं कि वो क्षेत्र जो है पुष्पित हो, पल्लवित हो, और लोग उसको अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में उसको सम्मिलित करें, तो वो चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से आने वाली पीढ़ी के लिए भी कारगर होंगी। तो संरक्षण के ऊपर कुछ बात आप हमारे दर्शक साथियों को बताना चाहेंगे? मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम अभी सोलर कह रहे हैं, आने वाले समय में जब से 50%, 60%, 70% सोलर एनर्जी से बिजली का उत्पादन होने लगा, तो सोलर का जो उत्पादन होता है वो पैनल से होता है जी। पैनल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि नॉन रिसाइकेबल हैं। ग्लास है, सिलिका है, इनका रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल काम होगा, क्योंकि इसकी जो एज है, अवधि है, वो 25 साल है। तो 25 साल बाद यदि ये सब इकट्ठे जब होंगे तो उनको एक रिसाइकिल करना भी एक अपने आप में चुनौती होगी। तो इसके कारण हमको अभी से बहुत अधिक सावधानी रखनी होगी, बहुत अधिक काशिश रहना होगा कि हम बिजली का जो खपत है उसको किस तरह से कम करें। देखिए, जो लोग हैं, जो हमारी जनता है, वो अपनी लाइफस्टाइल तो चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल ना यूज़ कीजिए, आप टीवी ना यूज़ करें, आप फ्रिज ना यूज़ करें, तो ये तो बैकवर्ड स्टेप हो जाएगा। लाइफस्टाइल वही रहेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, पॉपुलेशन कम नहीं होना है, आबादी भी बढ़ना है, और लाइफस्टाइल में एनर्जी का कंजम्पशन भी बढ़ना है। ऐसी स्थिति में बिजली को
सस्टेनेबल बनाए रखना, पर्यावरण में बगैर क्षति बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत चाहे बड़ी। वो सोलर से हो, चाहे किसी भी सोर्स से हो। जी जी बिल्कुल। आने वाले समय में ये चुनौती बनना है। जी इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना अभी से पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा अटेंशन बिजली के संरक्षण में लगाएं। हम अपनी आदतें बदलें, हमको जहाँ जितनी बिजली की आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें, और उसके साथ ही हम उन तकनीक का उपयोग करें जो कि बिजली बचाती हैं। बिजली आपके घर में लगने वाली जितने भी बिजली से चलने वाले सामान हैं, जी, जी, हमको वो उपयोग करने चाहिए जो कि कम से कम बिजली खपत में अधिक से अधिक काम करती हो। इस ओर नीतिगत निर्णय लेना होगा, सरकारों को आगे आना होगा, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, कि हम इस तरह की, जैसे कि टंगस्टन का बल्ब है वो आज भी यूज हो रहा है, फिलामेंट वाला। जी जी जी। CFL आज भी यूज हो रहा है। आज भी यूज हो रहा है। हाँ। जो काम 5 वाट से किया जा सकता है वहां हम 60 वाट का बल्ब लगाते हैं। ठीक है जी तो इस सबको मेरा यदि एक इस देश के नागरिक होने के नाते मेरा मत है कि इन सब पे बैन होना चाहिए। जैसे कि CNG को लाया गया और बैन कर दिया गया कि भाई आप फॉसिल फ्यूल से गाड़ियां नहीं चलाएंगे दिल्ली में। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया। जी बिल्कुल। इस तरह से हमको इस तरह के कड़े फैसले, कड़वे फैसले उठाने होंगे कि हम इनको बैन करते हैं। CFL नहीं लगा सकते आप, हम आपको टंगस्टन का बल्ब नहीं लगाने देंगे। आप अपने घर में फ्रिज का उपयोग करते हैं, आप अपने घर में टीवी का उपयोग करते हैं, आपको स्टार रेटेड ही लगाना होगा जो कि एनर्जी कम खाते हैं, LED खाते हैं। जी जी। हमको उनके उत्पादन को देखना होगा कि आप उत्पादन नहीं कर सकते हैं, आप जनता के ऊपर छोड़ के बरी नहीं हो सकते कि नहीं हमने मार्केट में सब तरह की चीजें उपलब्ध हैं, आप जो आपकी इच्छा हो आप ले लें। हमको उनके जड़ से उनको खत्म करना पड़ेगा। मतलब कुछ नीतिगत फैसले लेना पड़ेगा। कड़वे होंगे वो, जी जी, फॉर द टाइम बीइंग वो कड़वे होंगे, और उनको हमको बैन करना होगा कि नहीं ये नहीं बनेगा। गीजर है, गीजर में पानी नहाने के लिए आपको 60-65 डिग्री की आवश्यकता होती है। जी बिल्कुल। आपका गीजर जो है 70 से 80 डिग्री पे चलता है, जो बहुत 20 डिग्री आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं। जी जी, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। गीजर उस तरह से बने बस 55 डिग्री या 60 डिग्री के ऊपर नहीं वो गर्म करेगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह की चीजें एक मानक तय करना होगा। हमारे देश में यहाँ पे 18 डिग्री के AC की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपके बन रहे हैं। जी, जबकि उसका 24 डिग्री तक उसका 24 तो अभी ये कहा है गवर्नमेंट ने कि भाई 24 से स्टार्ट होगा। आप रिमोट से आप जाके वहाँ पे 18 डिग्री पे ला सकते हैं उसको। जी सही बात। आप तो 18 डिग्री बनाने की जरूरत ही नहीं है, मेरा अपना मानना है। बिल्कुल ठीक बात है। 18 डिग्री पे हमें सोने की आवश्यकता ही नहीं है, आप बीमार हो जाएंगे। जी बिल्कुल। उसका एक पैरामीटर तय होना चाहिए और उस पर उसको प्रोडक्शन से जोड़ा जाना चाहिए कि प्रोडक्शन ही नहीं होगा उसका। जी। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो लेगा नहीं। जी मतलब एक आपकी बात से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि स्पष्ट होकर सामने आ रही है कि एक रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो है उसको रेगुलेट करे जी, और उस पर जो टफ जो है मतलब डिसीजन जो हैं, चाहे वो कड़वे हो अनुभव उसके, लेकिन वो निर्णय लेने होंगे क्योंकि वो निर्णय हम सबके भविष्य से जुड़े हुए हैं, हमारे भविष्य की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। तो ये जो बात है आलोक जी जो आपने बताई वो ऊर्जा संरक्षण को लेकर के भी है और इसके ऊर्जा के संवर्धन को लेकर भी है। मेरे ख्याल से इसमें दो बातें छिपी हुई हैं। एक तरह से ऊर्जा संरक्षित भी हो रही है और संवर्धित भी हो रही है, तो वो आने वाली जो पीढ़ी है उसका कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियरी बनेगी। बिल्कुल। तो ये जो ऊर्जा संरक्षण को लेकर के और उसमें अक्षय ऊर्जा का जो योगदान है जो आप बता रहे हैं, जब हमारी चर्चा बहुत रोचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक भी हमारे दर्शक साथी इस समय महसूस कर रहे होंगे कि ज्ञानवर्धक चर्चा है ये। और आप क्या एक ऐसा कोई माध्यम मानते हैं जिससे हम ऊर्जा संरक्षण को और अच्छे से उन तक पहुंचा सकते हैं जहां उसके पहुंचने की सही में आवश्यकता है, नितांत आवश्यकता है? क्या वो उसका माध्यम शिक्षा हो सकता है? क्या आपके विभाग हो सकते हैं? जो बातें आपने बतलाई वो सरकार के स्तर पे और एक समाज के स्तर पे क्या जानी चाहिए? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जागरूकता का है, अवेयरनेस। तो जागरूकता के लिए राज्य शासन या जो राज्य की नोडल एजेंसी हैं इसकी वो अपने स्तर पर प्रयास करती हैं, स्कूलों में, सामुदायिक क्षेत्रों में, कॉलेज में, सब में जाके वाद विवाद होता है, चित्रकला होती है, सब कुछ होता है, बहुत सारे फंक्शन ऑर्गेनाइज होते हैं एक्टिविटीज़ के माध्यम से। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं। अवेयरनेस के साथ साथ हमको
एक ऐसी एजेंसी लाना पड़ेगा। केंद्र जो आपके भारत सरकार के स्तर पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एक ऐसी एक संस्था है जो कि इसका काम कर रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। जी जी। लेकिन हमको एक रेगुलेटरी अथॉरिटी लानी पड़ेगी जिसके पास पावर हो जी, जो निर्णय ले सके। हाँ, निर्णय ले सके और नहीं, और जो एग्जीक्यूट कर सके, एग्जीक्यूट भी कर सके। जी, पीनलाइज करना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पावर का मतलब है कि आपके पास अथॉरिटी होना चाहिए कि नहीं तुम ये नहीं करोगे तो ये होगा। जी जी, सिर्फ नियम बनाना नहीं है जी कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए नहीं। आपके पास वो पावर भी होनी चाहिए। तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो कि एनर्जी इफिशियंसी की तरफ हो। जी जी, वो तय करे जी कि इस मानक के इस ये स्टैंडर्ड्स हैं, इनको मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे ही कंट्रोल करेंगे। मार्केट कंट्रोल नहीं करना है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल करना है। उसकी महती आवश्यकता है। जी जी। फिर इसके साथ संरक्षण के लिए जो आपके अवेयरनेस के प्रोग्राम्स हैं वो चलाने होंगे और चीज़ों को थोड़ा सा लोगों को कष्ट होना चाहिए पे करने में भी। इतनी इजी गोइंग नहीं होना चाहिए कि अब सब कुछ बह रहा है, दरिया दिली से लोग खर्च कर रहे हैं। जी जी जी, तो एक अनुशासन होना चाहिए। हाँ, अनुशासन में लाने के लिए भी हमें अपने वो पैरामीटर्स लाने पड़ेंगे। जी जी, वो देखना। ये जो एक बहुत तरह चर्चा में हम ये बात करते हैं आलोक जी की एक समुदाय में जब हम किसी टेक्नोलॉजी को ले जाते हैं, तकनीक को ले जाते हैं, तो वहाँ उसको सब्सिडी दिया जाना चाहिए ताकि सब्सिडी जब उसे प्राप्त होगी तो उस सब्सिडी की सुरक्षा में वो उन चीज़ों को अच्छे से स्वीकार कर सकेगा। विशेषकर जब आपने गांव की बात बताई, हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे गांव जो हैं ऊर्जा से आपूरित हो रहे हैं, तब आप क्या मानते हैं कि किस प्रकार के ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे व्यक्ति जो है उसका उपभोग भी कर सके, उपभोक्ता बने, लेकिन वो साथ में कुछ अपनी जिम्मेदारियों को भी महसूस कर सके? कुछ ऐसा आप महसूस करते हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए? जी, जहाँ तक अक्षय ऊर्जा में सब्सिडी का सवाल है, सब्सिडी तो आप एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अधिक देते हैं, एजुकेशन में भी देते हैं, सब जगह हैं। आई एम आल्सो द प्रोडक्ट ऑफ द सब्सिडी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ आया हूँ जो कि सब्सिडाइज थे, तब आपके सामने यहाँ बैठा हूँ। सब्सिडी जरूरी है, हमारे देश में जरूरी है। जी जी। लेकिन उन लोगों को मिलना चाहिए जो जिनको वाकई में इसकी आवश्यकता है, और वो उन लोगों को चिन्हांकित किया जा सकता है। आजकल बहुत अच्छे डेटाबेस तैयार है हमारे पास, और वो सब्सिडी इस क्षेत्र में देने की महती आवश्यकता है। जी जी। तो इस सब्सिडी को किस तरह से हम सही लोगों तक ले जाएं और उनको जो एनर्जी का उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है उसको बदलें, जी जी, ये नितांत आवश्यक है। क्योंकि इस समय एक बगैर सब्सिडी के कोई भी जो ग्रामीण है, जो लोग गाँव में रहते हैं, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसको किसी भी कीमत पे नहीं जी 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 पाएंगे। वैसे जब क्रेडा जब आपके मतलब कार्यकाल में और क्रेडा को जिस ढंग से अभी मैं देखा कि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत उसे पुरस्कृत भी किया गया, तो मुझे ये ज़रूर ऐसा समझ में आ रहा है और हमारे दर्शक साथी भी समझ रहे होंगे जब वो दूर दूर तक गाँव में जब हमारे व्यूअर्स हैं, तो क्रेडा की जो उपलब्धियां हैं वो मुझे लगता है कि इस बात पे तो कहीं ना कहीं मोहर लगाती हैं कि वो जो लास्ट जो है अंतिम व्यक्ति जो है वहाँ तक क्रेडा का संदेश पहुँच रहा है और उसके वो हितग्राही बन रहे हैं। तो ये प्रक्रिया जो है मतलब सुरक्षित भी है कि इसमें कुछ और आपको लगता है कि कुछ होना चाहिए, चेक एंड बैलेंस? देखिए, पिछले 5 वर्षों से जो राज्य शासन है, छत्तीसगढ़ शासन जो है, जी जी, उसमें जो फोकस रहा है हमारा वो गाँव रहा है। हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लिए हैं जो कि अन्य राज्यों ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए हैं, लेकिन हम लोगों ने हितग्राही स्तर पे काम किया है, गांव के स्तर पे किया है, हाउस होल्ड हमारी यूनिट रही है। तो जो भी हमने काम लिए हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो सिंचाई का हो, चाहे घर में बिजली पहुंचाने का हो, स्ट्रीट लाइट्स हों, कोल्ड स्टोरेजेस हैं, और भी जो भी हमारे हैं, सब गांव के लिए हैं। जी जी। और हमारी पूरी एम्फेसिस, हमारे 90% जो काम है, हमारी जो 90% सब्सिडी है, वो सब गांव को जाती है। बड़े बड़े लोगों के लिए हमारे पास जी जी कोई भी नहीं, बहुत ही स्कीम नहीं है, कोई भी जो वास्तविक जो उसके हकदार हैं वहाँ तक तो बिल्कुल पहुँचना चाहिए। तो साथियों, हम अपनी चर्चा को जब ऊर्जा संरक्षण दिवस के परिप्रेक्ष्य में जब आपके समक्ष रख रहे हैं, तब
अब इजाज़त लेना होगा क्योंकि समय हमारे पास सीमित है। और इस विषय पर चर्चा के लिए मैं आलोक कटियार जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। कटियार साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये रही ऊर्जा संरक्षण दिवस पर चर्चा, और इस चर्चा के उपरांत और इस चर्चा में जितने भी बिंदु आए हैं निश्चित रूप से वो आपको लाभान्वित करेंगे और आप उससे कहीं ना कहीं अपने जीवन की भी जो है दिशा ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में निर्धारित कर सकेंगे। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।